हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डीएलएड टीचर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हमारा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का 6th पेपर जो हमारा हिंदी भाषा का है, उसका हम लोग जो सेकेंड चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, उसका हम लोग आज उसका फर्स्ट पार्ट हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में जो है डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने बताया था आपको कि स्वर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, स्वर के भेद क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, स्वर के भेद क्या होते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ाया था, तो हमने स्वर को कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। ठीक है, कि व्यंजन क्या होते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए देखते हैं व्यंजन क्या होते हैं। देखिए 2017 और 2020 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यंजन क्या होते हैं या व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ठीक है, वो स्वर होते हैं, और जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। ठीक है, देखिए जिन वर्णों के उच्चारण बिना किसी स्वर के संभव नहीं है, अर्थात वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, इन्हें स्वरों की सहायता से उच्चारित किया जाता है, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी स्वर के संभव नहीं है, अर्थात जो वर्ण स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते। ठीक है, इनको जो है स्वर की सहायता से बोला जाता है। ठीक है, तो क्या कहलाएंगे, वो व्यंजन कहलाएंगे। अब देखिए आप स्वर के आपको उदाहरण दे के बता रही हूँ मैं। देखिए कहीं पे भी कोई व्यंजन आ रहा है, आप पढ़िए आ, ई, ऊ, कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि किसी व्यंजन की सहायता लेनी पड़ रही, नहीं लेनी पड़ रही। अब जब हम किसी व्यंजन को उच्चारित करेंगे, का बोल रहे हैं, का, तो का जब बोल रहे हैं, तो एक जब का बोल रहे हैं तो आपको एक आ की ध्वनि आ रही होगी, का आ, ऐसे ध्वनि आ रही है। देखिए उसीलिए का को जब हम लिखते हैं का हलंत धन आ, तब ये बनेगा हमारा का, तब ये क्या बनेगा, हमारा बन जाएगा का। ठीक है, क्या बन जाएगा, का। अब देखिए हम खा को बोलते हैं खा हलंत प्लस आ, रुकिएगा, देखिए हमने लिखा का। ठीक है, अब का जब हमने लिखा, हमने उच्चारित किया का को, तो जो का है हमारा क्या, सिर्फ का ही है नहीं, जब हम का बोल रहे हैं तो का के साथ एक और ध्वनि निकल रही है जो कि आ की है, तो इसको हम लिखते हैं का हलंत प्लस यानी कि धन आ। ठीक है, तब ये हमारा एक पूरा वर्ण बन के तैयार होगा का, क्योंकि का जब हम बोल रहे हैं तो इसमें जो स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण जो आ है, इसकी सहायता हमें लेनी पड़ रही है, तब हम का को उच्चारित कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा खा, खा धन आ, हलंत लगाइए नीचे, धन आ। ठीक है, फिर बनेगा ये खा। ठीक है, ऐसे ही गा, गा को जब हम लिखेंगे गा हलंत आ, ठीक है, तो बनेगा ये गा। ठीक है, तो जितने भी व्यंजन हैं सब स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। कैसे बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, रुकिए एक मिनट, आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं, तो 33 व्यंजन है। कितने हैं हमारे, 33 व्यंजन हैं। ठीक है, कितने हैं, ठीक है, 33 व्यंजन हैं हिंदी वर्णमाला में। ठीक, चलिए अब देखते हैं आगे व्यंजन के प्रकार। तो व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं, मुख्य रूप से जो व्यंजन हैं वो 3 प्रकार के ही होते हैं, जिसमें है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अब एक हमारा और होता है, ठीक है, कौन सा होता है, जो संयुक्त व्यंजन। आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर सुनिए, एक मिनट रुकिएगा, आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा व्यंजन के बारे में, आपने पढ़ा है, स्पर्श व्यंजन भी पढ़ा है, अंतस्थ व्यंजन भी पढ़ा है, ऊष्म व्यंजन भी पढ़ा है। ठीक है, और एक व्यंजन आपने और पढ़ा होगा जो है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ठीक है,
जो संयुक्त व्यंजन है उसको व्यंजन में काउंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं वो भी बता रही हूँ आपको। हाँ, तो क्या था हमारा व्यंजन हमने देखा, ठीक है। देखिए, व्यंजन हमारे मुख्यतः जो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ, तीसरा ऊष्म व्यंजन। आपने एक और व्यंजन पढ़ा होगा जो होता है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन बहुत ही गंदी राइटिंग आती है इसमें, क्योंकि हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है अभी कि हम आपको साफ साफ लिख के दिखा पाएँ। देखिएगा, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। एक होता है संयुक्त व्यंजन। अब देखिए, संयुक्त व्यंजन को हम व्यंजन के प्रकारों में काउंट क्यों नहीं करते हैं, इसका क्या रीज़न है, चलिए बताते हैं आपको। देखिएगा, जो हमारे व्यंजन होते हैं, आपको अभी हमने क्या बताया था कि जो व्यंजन हमारे होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे स्पर्श व्यंजन है हमारा, ये का है, चा है, टा है, ता है और पा है। तो ये जो हैं ये सभी हमारे जो हैं क्या है, स्वरों की सहायता से बोले जा रहे हैं। अब चलिए आपको दिखाते हैं, अभी पीछे लौट के आएंगे फिर से। ये देखिए संयुक्त व्यंजन है। अब देखिए जो छा है हमारा, उसमें आपको लग रहा है कि कहीं किसी भी प्रकार के स्वर की सहायता ली जा रही है। यहाँ पर जो संयुक्त व्यंजन है, अब छा कैसे बना, का और हमने शा को मिलाया तो छा बन गया। तो ये इसलिए नहीं काउंट किया जाता है संयुक्त व्यंजन जो है व्यंजनों के प्रकारों में, क्योंकि ये 2 व्यंजन वर्णों के ही मेल से बनकर नया व्यंजन बनाता है, ठीक है। 2 व्यंजन वर्ण आपस में मिल जाएंगे और एक नया व्यंजन बन जाएगा। एक स्वर और एक व्यंजन नहीं मिला इसमें 2 व्यंजन वर्ण मिलके ही एक नया व्यंजन वर्ण बना रहे हैं। देखिए, का भी व्यंजन है, शा भी व्यंजन है। अब जब ये दोनों आपस में मिले तो इसने छा बनाया, ठीक है। तो ये क्या बना, ये भी हमारा व्यंजन बना। ता भी व्यंजन है, रा भी व्यंजन है। अब ये दोनों आपस में मिले तो उन्होंने त्रा बना दिया, ठीक है। इसलिए इसको नहीं काउंट करते हैं। चलिए पीछे लौटते हैं, आपको समझाने के लिए यहाँ तक आए थे हम, ठीक है। तो हमारा जो, इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आपके एग्ज़ाम में कि व्यंजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है व्यंजन मुख्यतः 3 प्रकार के ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। 2015, 2016, 2018, 2022 आपसे इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आप लोग खुद देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण के समय जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब नाम से ही आपको पता चल रहा स्पर्श, क्या आपको लग रहा है इसमें कुछ रटने वाला है। देखिए, नाम से आपको पता चल रहा है कि क्या है, ये स्पर्श व्यंजन है। अब देखिए, नाम से होता है स्पर्श, तो आपको क्या लिखना है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जो जीभ है, मुख के समस्त अवयव, मुंह में जितने भी अवयव होते हैं हमारे मुख के, जैसे मूर्धा है, जीभ है, तालू है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, तो वही जीभ को ही तालु बोलते हैं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, ठीक है, मुंह के विभिन्न अवयव हैं, उन सभी भागों को, सभी अवयवों को स्पर्श करती है जब जीभ, तो क्या होते हैं, वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, 25 है। आपसे कभी कभी इससे भी 1 नंबर में ऐसे पूछ लेते हैं कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपको लिख लेना है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। का से लेके माँ तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। चलिए देखते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। का से लेके माँ तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं स्पर्श व्यंजन हमारे हैं कौन कौन से। देखिए, सबसे पहले हम लेंगे का वर्ग। तो हमारे का वर्ग में क्या आएगा, का वर्ग में हमारा आएगा का, खा, गा, घा, डा, का, खा, गा, घा, ड़ा, ठीक है। ये इतना आएगा हमारा। ये क्या हो गया हमारा, ये का वर्ग है, ठीक है। देखिए, जब का वर्ग है तो का से ही स्टार्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो का वर्ग में पहले आएगा का, फिर खा, फिर गा, घा, डा, फिर होगा हमारा चा वर्ग। चा वर्ग में चा, छा, जा, जा, वा,
फिर हमारा आएगा टा वर्ग, टा ठा डा ढा ड़ा, ठीक है। फिर आएगा हमारा ता वर्ग, ता था दा धा ना। फिर आएगा पा वर्ग, पा फा बा भा मा, ठीक है। ये सब हमारा क्या है, ये हमारे का से लेकर, देखिए ये का से यहाँ से स्टार्ट हुआ और माँ पर आकर फिनिश हुए। ये हमारी क्या है, ये है हमारे स्पर्श व्यंजन। अब बोल के देखिए का खा गा घा ड़ा, ये सब देखिए आपके मुख के जितने व्यवयव में सभी को स्पर्श करेगी जीभ आपके, ठीक है। अब ये क्या है जो, और ये जो है हमारे, ये कंठ से बोले जाते हैं। का वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं कंठ से बोले जाते हैं। चा वर्ग में जो है वो ता से तालु से बोले जाते हैं। टा वर्ग में मूर्धा से, ता वर्ग में दंत से, और पा वर्ग में ओष्ठ से, ठीक है। तो ये थे हमारे स्पर्श व्यंजन। क्या थे हमारे स्पर्श व्यंजन थे ये, देखिए अब देखिए हमारा जो का वर्ग है, तो का वर्ग में क्या आएगा, का खा गा घा डा। फिर आएगा चा वर्ग, चा छा जा झा वा। अब जो का वर्ग है वो कंठ से बोले जाते हैं। जो चा वर्ग है हमारा वो तालु से बोला जाता है। अब जो टा वर्ग है, टा ठा डा ढा डा, ये क्या है, मूर्धा, ठीक है। फिर ता वर्ग में जो आएंगे, ये देखिए दंत इसलिए बोलते हैं, देखिएगा। अब बोलिए ता, जब आप ता बोल रहे हैं, या ता था दा धा ना, जितना भी बोले हैं, आपके जो आगे के दांत हैं, आपका जीभ जो है उनको टच कर रही है। देखिए जब हम बोल रहे हैं का खा गा घा ड़ा, आप कंठ से आ रही है। क्यों बोला गया कि ये सभी भागों को स्पर्श करे। जो का वर्ग के हमारे वर्ण हैं, जब उनको हम उच्चारित करते हैं तो हमारे कंठ को कंठ से आवाज़ आती है। देखिए बोलिए का, मेरे साथ में बोलिए, का खा गा घा ड़ा। ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि कंठ से सीधे आवाज़ आ रही है, तो ये हो जाएंगे हमारे कंठ से, ठीक है। फिर चा वर्ग जो है, चा वर्ग में क्या आएगा, देखिएगा तालु, ये जो है इसमें हमारी जीभ स्पर्श होगी। देखिए बोलिए चा छा जा झा वा। जो हमारा ऊपर का हिस्सा है मुख का, जीभ दांतों के ऊपर के दांतों के पास का, जिसको तालु, तो हमारी जो जीभ है ये वहाँ पर टच हो रही है, ठीक है। देखिए बोल के देखिए, चा छा जा झा वा। अब हम देखेंगे टा वर्ग में हमारा ये क्या है, मूर्धा। तो टा वर्ग जो है, टा ठा डा ढा ड़ा। जीभ का बिल्कुल जो पॉइंट है यहाँ के बिल्कुल स्टार्ट में, जो बिल्कुल पॉइंट पे है जीभ हमारी, आगे की जीभ जो है वो देखिए टच कर रही है आपके मुख को, आपके मूर्धा को टच कर रही है। देखिए बोलिए टा ठा डा ढा ड़ा। अब जो हमारा ता वर्ग है, ये है दंत से बोले जाते हैं, दंत का इसमें होता है टच। देखिए ता वर्ग, ता था दा धा ना। जब आप बोल रहे हैं तो आपकी जीभ है आपके दांतों को टच कर रही है, ठीक है। फिर हम बोलेंगे पा वर्ग, तो पा वर्ग में हमारा पा फा बा भा मा। अब आप देखिए ये दोनों होंठ हमारे आपस में मिल रहे हैं। जब हम बोलेंगे पा फा, जब बोल रहे हैं तो हमारे जो दोनों होंठ हैं बाहर के जो सिर एक दूसरे में टच हो रहे हैं। जब हम पा वर्ग के वर्ण बोल रहे हैं तो देखिएगा पा फा बा भा और मा, इसीलिए इनको कहते हैं होस्ट वाले वर्ण, ठीक है। तो जो हमारे हैं, इसीलिए ये मुख के तमाम अवयवों को टच करते हैं, इसमें स्पर्श करते हैं, इसलिए ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। जिसमें जो हमारे का वर्ग के वर्ण हैं वो कंठ को स्पर्श करते हैं, चा वर्ग के हैं वो तालु को स्पर्श करते हैं, जो टा वर्ग के हैं वो मूर्धा को स्पर्श करते हैं, ता वर्ग के हैं वो दंत को स्पर्श करते हैं, और जो पा वर्ग के हैं वो होष्ठ को स्पर्श करते हैं। यानी कि हमारे जो होंठ हैं वो आपस में जुड़ते हैं जब हम बोलते हैं, ठीक है। चलिए हो गया हमारा स्पर्श व्यंजन। अब हम देखते हैं, अच्छा देखिएगा ये जो आपने लिखा है ना, ये मैंने आपको लिख दिया है, ये जो लिखा है का वर्ग। अब इसको हम लोग ये भी बोलते हैं कू चू टू तू पू। देखिए अब कैसे, ये का वर्ग है, इसी को हम बोलते हैं, रुकिएगा, इसी को हम बोलते हैं कू, ठीक है। और ये चा है, इसी को बोलते हैं चू। अब जो ता है, ये जो टा है इसी को बोलते हैं टू वर्ग, जो ता है इसको बोलते हैं तू वर्ग, और जो पा है इसको बोलते हैं पू वर्ग। तो आप लोग जब लिखें तो अगर चाहें तो ये भी करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इन 5 वर्गों को कू चू टू तू पू वर्ग भी कहते हैं, ठीक है।
चलिए अब आगे हम देखते हैं जो है हमारे अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, कौन से व्यंजन है हमारे अंतस्थ व्यंजन। आप लोग देखिए कि ये जो है हमारे व्यंजन चल रहे हैं, इवन हमारा ये जो टॉपिक चल रहा है, ये पूरा टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके 1 या 2 नंबर के, इससे ज़्यादा हो जाएं कम नहीं होंगे, इतने मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम में आने ही आने हैं, हर हाल आएंगे। ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। अब आप खुद देखिए, अंतस्थ व्यंजन जो है आपसे पूछा गया है 2015 में, 16 में, 18 में, 20 में, 22 में, 23 में। अब देखिए लगभग लगातार ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा मुख के किसी भाग को नहीं छूती और हवा बिना रगड़ खाए मुँह से बाहर निकल जाती है। अब देखिए, स्पर्श व्यंजन में मुख के विभिन्न अवयवों को टच कर रही थी जीभ हमारी, और जो अंतस्थ व्यंजन है इसमें जो है जीभ मुंह के किसी भी भाग को नहीं छूती, और जो हवा है वो बिना रगड़ खाए मुंह से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो क्या कहते हैं उन्हें, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 4 है। कितनी है, 4 है अंतस्थ व्यंजन। कौन से, या, रा, ला और वाह। अब जब आप लोग ये लिखिएगा तो इनके नीचे हलंत लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका हलंत जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिएगा ऐसे लिखिएगा, या, रा, ला, वाह। अगर आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 4 है। कौन कौन से हैं, या, रा, ला और वाह। ठीक है, आपके 4 हैं। जब लिखेंगे आप लोग तो हलंत लगाना नहीं भूलेंगे नीचे। ठीक है, अब देखिए ऐसे याद रखना, स्पर्श व्यंजन में जो जीभ है हमारी मुख के सभी भागों को टच करेगी। ठीक है, टच करेगी तो क्या कहलाएंगे, स्पर्श व्यंजन। का से लेके माँ तक के क्या हैं, सभी स्पर्श व्यंजन हैं। और जो अंतस्थ व्यंजन है उसमें जो जीभ है मुंह के किसी भी भाग को टच नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी, मुंह के किसी भी भाग को टच नहीं करेगी, और बिना रगड़ खाए जो हवा है मुंह से बाहर निकल जाएगी। ठीक, अब जो पूछते हैं अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 4 है। कौन कौन सी है, या है, रा है, ला है और वाह है। ठीक है, ये 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा 2023 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्धस्वर क्या होते हैं, कौन कौन से हैं। तो नोट डाल के आप लोग लिख लीजिएगा। हिंदी में या और वाह को अर्धस्वर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म से आपको पता चल रहा है कि गर्म, जो चीज़ें गर्म होती हैं वो कहलाती हैं ऊष्म। तो क्या है, जब मुंह से ऐसे वर्ण जो बोले जाएं और सांस में गर्मी पैदा करते हैं, ठीक है, वो होते हैं ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन भी आपसे पूछा गया 2015 में, 16 में, 19 में, 20 में और 22 में। ठीक, अब मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है, चलिए। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख के विभिन्न भागों से टकराए और श्वास में गर्मी पैदा कर दे। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को ऐसे याद रखना, स्पर्श व्यंजन में मुख के सभी भागों को स्पर्श करेगी, अंतस्थ व्यंजन में किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करेगी। ठीक है, बस रगड़ खा के अब बाहर जाएगी। और ऊष्म व्यंजन में फिर से मुख के विभिन्न भागों को टकराएगी और क्या करेगी, सांस में गर्मी पैदा कर देगी। तो क्या हो जाएंगे, ऊष्म। ऊष्म का मतलब याद रखिए कि मुख के विभिन्न भागों से टकराएगी ठीक है, हवा, और क्या करेगी, सांस में गर्मी पैदा कर देगी। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। देखिए पढ़ लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में गर्मी पैदा कर दे उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, हवा मुंह के विभिन्न अवयवों से टकराकर सांस में गर्मी पैदा कर देगी तो ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। अब ऊष्म व्यंजन भी हमारे 4 होते हैं और अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से, शा, शा, शा और हा। आपको याद रखने ऊष्म व्यंजन तीनों प्रकार के शा और हा, ऐसे ध्यान रखिए। ठीक है, लेकिन जब भी ये वर्ण लिखिए हमेशा हलंत के साथ लिखिए, नहीं तो गलत हो जाएंगे। ठीक है, हलंत के साथ दिखाइए हमेशा। जैसे कि अगर आपने लिखा है ऊष्म व्यंजन तो लिखिएगा शा हलंत, फिर से पेट चिरा हुआ शा हलंत, फिर से सा हलंत,
हलंत। ठीक है, हलंत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसको शुद्ध रूप में लिखने के लिए। चलिए अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन, जो हमारे व्यंजन के भागों में काउंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो है दो व्यंजन वर्णों के योग से ही बनते हैं और एक नया व्यंजन बन जाता है। दो व्यंजन वर्ण आपस में मिलते हैं और एक नया व्यंजन वर्ण बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2015, 16, 17 और 20 में आपसे पूछा गया कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, तो देख लेते हैं। दो या दो से अधिक व्यंजन वर्णों के मिलने से जो वर्ण बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या है, देखिए आपसे 2017 और 2020 में बोला गया है कि जो छा वर्ण है किन दो व्यंजन वर्णों के मेल से बना है। ठीक है, फिर 2020 में आपसे पूछा गया जो त्रा वर्ण है किन दो व्यंजन वर्णों के मेल से बना है। फिर आपसे 2019 और 20 में पूछा गया जो ज्ञा वर्ण है किन दो व्यंजन वर्णों के मेल से बना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो हमारा छा है वो किससे बना है? का और पेट चिरा हुआ शाह है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर जो हमारा ता है, ता प्लस रा इक्वल टू त्रा। त्रा किससे बना है? ता और रा से मिलके बना है। और जो हमारा ज्ञा है वो हमारा काय से बना है? जा प्लस हुआ, तो क्या बन जाएगा? ज्ञा। ठीक है, फिर शा जो है किससे बना है? शा और प्लस रा। ठीक है, इससे बने हैं हमारे, ये भी हमारे 4 होते हैं। ठीक, देखिए बस स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, बाकी हमारे जितने व्यंजन हैं सब 4 प्रकार के ही होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं। दो या दो से अधिक व्यंजन वर्णों के मिलने से जो वर्ण बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब पहला देख लेते हैं। का और शा मिलके बनेगा छा, ता और रा मिलकर बनेगा त्रा। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जो पहला वर्ण आप लोग लिखेंगे, जैसे आपसे पूछा गया कि जो छा है किन दो वर्णों के मेल से बना है, तो का और शा से बना है। लेकिन जब आप पहला वर्ण लिखेंगे जैसे कि का और शा, तो फिर का पर आप हलंत लगाएंगे, शा पर हलंत नहीं लगाएंगे। वैसे ही अगर आपसे पूछा गया त्रा, तो फिर त्रा जो है, जो ता लिखेंगे आप पहले ता पर हलंत लगाएंगे, लेकिन रा पर हलंत नहीं लगाएंगे, पहले वर्ण पर हलंत लगेगा। ये ध्यान रखिएगा। बहुत से बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं कि पहला वर्ण छोड़ के दूसरे वर्ण पे हलंत लगा देते हैं, फिर वो आपको नंबर नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। छा बना है हमारा का और शा से, जो हमारा त्रा है वो बना है ता और रा से, जो हमारा ज्ञा बना है जा और वहाँ से बना है, और जो शा है हमारा शा प्लस रा से बना है। ठीक है, ये आपके इम्पॉर्टेंट हैं, देखिएगा ध्यान से इन्हें, क्योंकि आपसे सिर्फ और सिर्फ वर्ण दे दिया जाता है और पूछा जाता है किन व्यंजन वर्णों के मेल से बना है, ये बताइए। ठीक है, अब आगे है हमारा अयोगवाह। 2016, 2022 और 2023 में आपसे पूछा गया अयोगवाह क्या है। चलिए देखते हैं। अयोगवाह वे वर्ण होते हैं जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। ठीक है, इन्हें अनुस्वार अंग और विसर्ग आहा कहा जाता है। ये वर्णमाला में स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले आते हैं। ठीक, अयोगवाह क्या है हमारे? ना तो स्वर हैं ना ही व्यंजन हैं। ठीक है, इन्हें अनुस्वार अंग और विसर्ग आहा कहा जाता है। ये वर्णमाला में स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले आते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं अनुस्वार। अनुस्वार क्या है हमारा? देखिए, जो अयोगवाह है हमारे वो अंग और आहा हैं। जो अंग और आहा वर्ण हैं वो क्या है हमारे? अयोगवाह हैं। ठीक है, अब 2016 में आपसे पूछा गया अनुस्वार क्या है, तो अनुस्वार क्या है आपका? अंग। देखिए देखते हैं। अनुस्वार एक नासिका से उच्चारित ध्वनि है जो किसी वर्ण के ऊपर एक बिंदी के रूप में लिखी जाती है। देखिए अनुस्वार क्या है आपका? अनुस्वार क्या है आपका? नासिका से उच्चारित ध्वनि है, मतलब नाक से उच्चारित होने वाली ध्वनि है अनुस्वार। जैसे कि आप बोलेंगे अंग, अंग, तो क्या है आपके मुंह से ज़्यादा नाक से आवाज़ निकलती हुई आपको फील होगी। ठीक है, अब देखिए हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं गंगा, तो हम जब गंग बोलते हैं तो नाक से ध्वनि निकलती है। हम बोलते हैं चंचल, तो क्या है ये ऊपर जो बिंदी लग रही है
ये हमारा अनुस्वार है, ठीक है। क्या है? अनुस्वार, यानी कि अंग जो है अनुस्वार है, आह जो है विसर्ग है, ठीक है। चलिए, नासिका ध्वनि है, क्या है? नासिका ध्वनि है। जो अनुस्वार है वो क्या है? हमारी नाक से उच्चारित होने वाली ध्वनि है। अब देख लेते हैं विसर्ग, ठीक है। विसर्ग यानी कि आह, इसका चिन्ह क्या होता है विसर्ग का? जो मैंने आपको अभी बना के दिखाया, विसर्ग का जो चिन्ह है ये है। देखिएगा, ये है हमारा विसर्ग का चिन्ह, ठीक है। अब क्या है? इसका उच्चारण हा की तरह होता है। देखिए, जैसे आप इसका जो उच्चारण है हा की तरह होता है, ठीक है। जो हमारा विसर्ग है इसका उच्चारण हम कैसे करते हैं? हा की तरह होता है। देखिएगा, जैसे हम अंग पढ़ा था हमने, अब पढ़ेंगे आह, तो पीछे से क्या निकला? हा की ध्वनि निकली, अंग आह, अंग आह। जो हा आह होता है उसमें जो है हमारी हा की ध्वनि निकलती है। देखिएगा, इसे वर्ण के आगे लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि हम पढ़ते हैं प्रातः, प्रातः, जब तह कहते हैं तो हा की ध्वनि आ रही है ना, जैसे दुख, दुख, ठीक है। हा की ध्वनि, जैसे हम प्रातः में ता के आगे जब लगा रहे हैं, देखिएगा क्या लगा रहे हैं? विसर्ग, तो प्रातः हा की आ रही है, ठीक है। वैसे ही दुख, ठीक है। तो ये क्या है? इसका जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? ऐसा होता है, ऐसा चिन्ह होता है इसका। और जो है इसका जो उच्चारण है वह हा के समान होता है, मतलब हा की तरह होता है। और क्या है? इसको ऐसे वर्णों के आगे लिखते हैं इस प्रकार से, ठीक है। जैसे कोई हमने लिखा आ, इसके आगे लगा दिया, ठीक है। तो हम क्या हो जाएगा? ये हमारा ये विसर्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं अनुनासिक। 2015 और 2016 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुनासिक किसे कहते हैं, ठीक है। तो अनुनासिक किसे कहते हैं? इसका चिन्ह क्या होता है? ये चंद्र बिंदु के समान, चंद्र बिंदु होता है इसका चिन्ह, ठीक है। समान के चंद्र बिंदु होता है, इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु। इसे वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। इसका उच्चारण, रुकिएगा एक मिनट, इसका उच्चारण जो है हमारा नाक और मुख दोनों से होता है। देखिएगा, जो अनुनासिक है हमारे वर्ण वो क्या होते हैं? चंद्र बिंदु का इसका जो चिन्ह है वो चंद्र बिंदु के चंद्र बिंदु होता है। मतलब कैसा चिन्ह होता है? ऐसा चिन्ह होता है जिसे क्या कहते हैं हम लोग? चंद्र बिंदु कहते हैं। इसे वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। जैसे हमने लिखा गांव, हमने लिखा चांद, तो देखिए वर्ण के ऊपर लगा रहे हैं ना, तो बस यही कहा गया है कि इसे हम जो है वर्ण के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। और इसका जो उच्चारण है हम नाक और मुख दोनों से करते हैं, ठीक। देखिएगा आप, जैसे लिखा है गांव, जैसे क्या लिखा है हमारा? गांव चांद, ठीक है। गांव लिखा है और क्या लिखा है? चांद लिखा है। देखिए, गांव और ये लिखा है चांद। और जब इसको हम बोल रहे हैं गांव, तो पहले नाक फिर मुख, तो ऐसा लग रहा है कि नाक और मुख दोनों से ही बोल रहे हैं हम गांव चांद, ठीक है। तो क्या है ये? इसका इसीलिए कहते हैं नाक और मुख दोनों से उच्चारण होता है, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं जीवा मूल्य। वे वर्ण जिनका उच्चारण जीभ के मूल या बिल्कुल पीछे के भाग से होता है जीवा मूल्य वर्ण कहलाते हैं। अब देखो, जीवा मूल्य, जीवा का मतलब जीभ, मूल्य का मतलब मूल यानी कि प्रारंभ, ठीक है। तो क्या है? वे वर्ण जिनका उच्चारण जीभ के मूल अर्थात बिल्कुल पीछे के भाग से, बिल्कुल पीछे का जीभ का जो हमारे जहाँ से जीभ हमारी प्रारंभ हो रही है, ऐसे मान लीजिए बिल्कुल पीछे का जो हिस्सा होता है, भाग होता है, वहाँ से उच्चारित होते हैं। तो क्या कहते हैं उनको? जीवा मूल्य कहते हैं। का और फा के पहले जो आदि विसर्ग के समान लिखा जाता है उसे जीवा मूल्य कहते हैं, ठीक है। तो क्या है हमारा? का और खा के पहले जो आदि विसर्ग यानी कि ऐसे लिखा जाएगा। देखिएगा एक मिनट, ऐसे देखिए, ये बना दीजिए, फिर इसके नीचे एक ऐसे, ये जुड़े रहेंगे आपस में, ये और फिर ये क्या हो जाएंगे? हमारे जीवा मूल्य के साइन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमने लिखा का, ये पहले बना दे, फिर लिख दिया का, फिर हमने फिर से ये बना दिया और लिख दिया खा,
ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे जीवामूली हो जाएंगे। ठीक है। अब देखते हैं हमारी उपध्मानीय क्या होते हैं। ये का और फा, का और खा के पहले जो लगाए जाते हैं आधे विसर्ग के समान, वो होते हैं जीवामूली। और उपध्मानीय क्या होते हैं, पा और फा के पहले जो आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है उसे उपध्मानीय कहते हैं। अब देखिए वो का और खा के आगे जो लिखे जाएंगे वो जीवामूली कहलाएंगे, और जो उपध्मानीय है ऐसे लिखेंगे और लिख देंगे पा, फिर ऐसे लिखेंगे लिख देंगे हम फा। ये हमारे उपध्मानीय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, उपध्मानीय। ठीक है। अब देखते हैं 2018 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है। देखिए क्या होते हैं, वह व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीभ या अन्य भाग को अचानक मुंह में सिकोड़ कर किसी दूसरे भाग की ओर जोर से फेंका जाता है। देखिए उत्क्षिप्त का मतलब होता है उछालना। ठीक है। क्या होता है, मतलब उछालना। जैसे कोई वर्ण हमने बोला, कोई हमने शब्द बोला, फिर क्या हुआ, एकदम हमने जीभ को सिकोड़ा मुंह के अंदर, फिर एकदम से दूसरे भाग की ओर जोर से फेंका जीभ को, तो क्या कहलाएंगे, हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाएंगे हमारे। ये क्या कहलाएंगे, हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है। उत्क्षिप्त, जैसे हम देखिए बोलते हैं, इनकी संख्या क्या होती है, 2 होती है, डा ढा डा ड़ा। ठीक है। डा और डा। ठीक है। इनकी संख्या हमारी 2 होती है, डा और ढा। ठीक है। डा और ढा। ठीक है। कितनी होती है संख्या, 2, डा और ढा। ठीक है। अब उदाहरण में देख लेते हैं, जैसे देखिएगा, डंडा, ठीक है, झंडा, सड़क, पढ़ना और सीढ़ी। मैक्सिमम देखा गया है कि बीच में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे जो है साइड में भी आ जाते हैं। जैसे देखिए डंडा, झंडा, सीढ़ी, पढ़ना, सड़क। देखिए ठीक है, ये हमारे हो गए उत्क्षिप्त व्यंजन। देखिए उत्क्षिप्त व्यंजन को ही द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, तो जो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं हमारे, वही जो है द्विगुण व्यंजन होते हैं। आपको यही डेफिनेशन सेम लिखनी है। ठीक है। अब देखते हैं, देखिए द्विगुण और द्वित दोनों में अंतर है। अब देखते हैं हमारे द्वित व्यंजन या द्वित्व व्यंजन। ठीक है। क्या है, द्वित्व या द्वित व्यंजन। जब 2 समान व्यंजन एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं तो उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। देखिए 2 समान व्यंजन जब साथ में प्रयुक्त होते हैं तो क्या कहलाते हैं, द्वित का मतलब 2 का मतलब 2 समान व्यंजन। जैसे कि ता हो गया, ला हो गया, का हो गया, मा हो गया, ठीक है, पा हो गया। ठीक है। जब ये दोनों एक साथ में, जैसे कि ला है, ला को हमने 2 बार यूज़ कर लिया, पा को 2 बार यूज़ कर लिया, एक बार आधा एक बार पूरा, तो 2 मिल गए व्यंजन वर्ण, तो क्या हो जाएंगे, ये हमारे द्वित हो जाएंगे। जैसे कि देखिए उदाहरण में हमने एक तो लिया ला, हलंत लगा के आधा ला लिया एक, और एक हमने आधा ला लिया जिसमें हलंत लगा, ला आधा है। वो हलंत में जो वर्ण होते हैं हमारे आधे ही माने जाते हैं। ठीक है। अब क्या है, फिर हमारा इससे क्या बना, आधा ला और ला ला। अब क्या है, इससे जो वर्ण बनेगा, हमारा वर्ण कह रहे हैं, जो शब्द बनेगा, क्या बनेगा, बिल्ली, या ऐसा कोई शब्द और जिसमें कि 2 बार ला आ रहा हो। बिल्ली, खिल्ली, जैसे लोग कहते हैं खिल्ली उड़ा दी तुमने किसी की, उसकी तुमने खिल्ली उड़ा दी। अब देखिए क्या है, जैसे देखिएगा हम जैसे कि खी, आधा ला और फिर पूरा ला, खिल्ली, बिल्ली हो गया, खिल्ली हो गया। अब क्या हुआ, हमारा एक बार आधा ला मिला, एक बार पूरा ला मिला, तो क्या बना, ल, लल, लल। ठीक है। तो क्या होगा, बिल्ली, बिल, देखिए क्या हुआ, बिल्ली, 2 ला आ रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया, हमारे द्वित व्यंजन हो गए, क्योंकि 2 सेम व्यंजन मिल करके मिल गए हैं आपस में। अब देखिएगा दूसरा, अब हम का से आपको बना के दिखाते हैं यही द्वित व्यंजन। अब देखिए हमने का को मिलाया, देखिए एक आधा का, एक पूरा का, यानी कि हलंत वाला आधा होता है, फिर का और का मिला, फिर हमारा क्या बना, मक्का। क्या बना, मक्का। तो
तो ये होता है जब दो समान व्यंजन एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन। आप द्वित्व के नाम से समझिए कि दो व्यंजन आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, द्वित्व व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, ये थे इसके उदाहरण दोनों। ठीक है, बिल्ली और मक्का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे द्वित्व व्यंजन कंप्लीट हुए। चलिए अब 2017, 2018 और 2023 में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में बताइए। अब चलिए देख लेते हैं हम। ठीक है, आज के टॉपिक में हम अपना व्यंजन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं उच्चारण स्थान, स्वर और व्यंजन। ठीक, इसी प्रकार से आपको बनानी है एक तालिका, फिर आपको लिखना है। अब देखिएगा, जो हमारे कंठ से बोले जाते हैं, ठीक है, स्वर और व्यंजन जो हमारे कंठ से बोले जाते हैं। देखिए पहले देखेंगे हम कंठ वाले, यहाँ से आते हैं, थोड़ा ऊपर से ऊपर स्क्रॉल करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपको लिखना है उच्चारण स्थान, देन आपको लिखना है स्वर, देन लिखना है व्यंजन। ठीक है, स्वर देन व्यंजन। अब आपको क्या दिखाना है, सबसे पहले आपको लिखना है कंठ, यानी कि कंठ से जो स्वर बोले जाते हैं और कंठ से जो व्यंजन बोले जाते हैं। ठीक है, वो दिखाने। अब जो कंठ से हमारे व्यंजन बोले, देखिए आ, छोटा आ, बड़ा आ और विसर्ग। अब जो छोटा आ और बड़ा आ को जब आप बोल रहे हैं, बोलिए आ आ, जब आप बोल रहे हैं आपको फील होगा कि आपके कंठ से डायरेक्ट आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे कंठ। ठीक है, और इसमें विसर्ग भी आएंगे, छोटा, बड़ा और विसर्ग। ठीक है, फिर जो व्यंजन है तो का वर्ग के सब व्यंजन इसमें आ जाएंगे। ठीक है, क्या आएंगे, जो कंठ से बोले जाते हैं। देखिए का, खा, गा, घा, ड़ा। ठीक है, बोल के देखिए, सब कंठ से बोले जा रहे हैं। बोल के देखिए, फील होगा आप लोगों को। का, खा, बोलिए का, खा, गा, घा, ड़ा। इसमें का वर्ग और प्लस हा जो है हमारा अलग है। ठीक है, लेकिन व्यंजन है तो हमें इसी में लिखवाना था। ठीक है, सब तो कंठ से हमारे जो स्वर्ग बोले जाते हैं वो है छोटा, बड़ा और विसर्ग। ठीक है, और जो ये है हमारे व्यंजन, वो का वर्ग के सभी व्यंजन और प्लस हा का वर्ग में। ठीक है, अब दूसरा हमारा तालु, जो ये हमारा हा है, ये जो हमारा हा है, ये जो है हमारा हा, ये हमारा का वर्ग में नहीं आता। का वर्ग में हमारे बस इतने ही वर्ण आते हैं, का, खा, गा, गा, डा। ठीक है, लेकिन इसमें फिर हम लिखवाएंगे का, खा, गा, गाणा और हा, जिसको हम लेकिन जो देखिए का वर्ग में हमारे जो व्यंजन आ रहे हैं वो है का, खा, गा, गाणा, और प्लस जो हा है हमारा हिंदी वर्णमाला का जो वर्ण है हा, उसका उच्चारण भी हम कंठ से ही कर रहे हैं। देखिए बोल के देखिए, हा, हाँ। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको कंठ वाले पार्ट में लिखवाया गया है। ठीक है, जो हमारा ये तालिका बनी है, इसको हमने जो ठीक है, हमारी जो ये तालिका बनी है, तो जो हमारा देखिए कंठ से जो स्वर जो कंठ है, कंठ से हमारे स्वर कौन कौन से बोले जाते हैं, छोटा, बड़ा और विसर्ग। और फिर व्यंजन जो है वो का वर्ग के सभी व्यंजन और एक हा, जो हिंदी वर्णमाला में हमारा वर्ण आता है हा, उसका उच्चारण भी कंठ से ही होता है, इसलिए हमने हा को भी इसी में लिया है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है तालु। तालु से जो स्वर बोले जाते हैं वो छोटी ई और बड़ी ई। बोलिए ई। ठीक है, ये हमारे स्वर हो गए जो कंठ तालु से बोले जाते हैं। फिर जो चा वर्ग में जो वर्ण आएंगे वो सभी हमारे तालु से बोले जाते हैं। देखिएगा, चा, छा, जा, झा, वा। ठीक है, सब में तालु टच हो रही है ना। और प्लस हिंदी वर्णमाला के दो वर्ण, और कौन से, शा, या और शा। या और शा को जो हम बोलते हैं तो उनका भी उच्चारण तालु की सहायता से होता है, इसलिए हमने इनको भी यहीं लिया है। ठीक है, हमारा थर्ड है मूर्धा। ठीक है, तो मूर्धा में जो स्वर है वो सिर्फ ऋ है। ठीक है, ऋ। ठीक है, ये जो है हमारा स्वर बोला जाएगा मूर्धा से। और फिर टा वर्ग के सभी व्यंजन, देखिएगा सॉरी, देखिए फिर टा वर्ग के सभी व्यंजन जो हैं, जैसे कि टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ठीक है, ये टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ठीक है, ये क्या है हमारे मूर्धा से बोले जाएंगे व्यंजन। फिर रा और शा,
रा और शा जो है इनका भी उच्चारण हम मूर्धा से ही करते हैं, तो इसको भी हमने इसी में लिख लिया है। लेकिन आपको ये सब ब्रैकेट लगा के लिखना है जैसे ये लिखे हैं, ठीक है। जो ब्रैकेट के बाहर है वो ब्रैकेट के बाहर लिखने हैं, जो ब्रैकेट के अंदर है वो ब्रैकेट के अंदर लिखने हैं। इसके बाहर है हमारा दंत। दंत से क्या होगा? लरा, लरा, ठीक है। अब ता वर्ग के सभी वर्ण कौन से? ता, था, दा, धा, ना, और प्लस क्या है? ता, था, दा, धा, ना। ता वर्ग के जितने भी वर्ण हैं हमारे, ता, था, दा, धा, ना, ता वर्ग में जितने भी व्यंजन आते हैं वो सभी, और हिंदी वर्णमाला के 2 और अन्य व्यंजन क्या है? ला और शा, इनका भी उच्चारण हम दंत की सहायता से करते हैं। तो ये भी हमारे आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे? दंत वाले भाग में आ जाएंगे यहाँ पर। अब हमारा नेक्स्ट है होस्ट, ठीक है। क्या है हमारा? होस्ट। ओष्ट यानी कि होंठ से जो हम करते हैं उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जैसे कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ठीक है। होंठ जो है हमारे आगे को गोल हो जाते हैं, हम बोलते हैं ऊ, ठीक है। तो ये क्या है? वो होस्ट हो जाएंगे। और पा वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं हमारे, देखिएगा क्या है? पा, फा, बा, भा और मा, इसमें हमारे सिर्फ पा वर्ग के व्यंजन आएंगे, ठीक है, और कोई अन्य वर्ण नहीं आएगा। अब देखते हैं नासिका में क्या आएगा। नासिका यानी कि अंग, अंग यानी कि अंग, और अंग में क्या आएगा? व्यंजन जो है इसमें क्या आएंगे? सभी वर्णों के पंचम वर्ण, सभी वर्गों के जो है पंचम वर्ण। देखिएगा पंचम ये वाले, ये जो है हमारे 5 इधर के ये आ जाएंगे, जैसे कि डा, ड़ा, ठीक है, ड़ा, वा, ढा, ना और मा, ठीक है। ये आएंगे हमारे सभी पंचम वर्ण। ड़ा आएगा, वा आएगा, ड़ा आएगा, ना आएगा और मा आएगा। तो नासिका में हमारा जो है अंग आएगा और सभी वर्गों के पंचम वर्ण आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि 5वां वर्ण जो है सभी वर्गों का, का, चा, टा, ता, पा, इन सभी वर्गों के जो है हमारे पंचम वर्ण। ड़ा, वा, डा, नहीं, ड़ा, वा, डा, ड़ा, ना और मा, ठीक है, इतने आएंगे हमारे। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा साफ करते हैं इसे, आप लोगों को समझ नहीं आएगा नहीं तो। अभी आप लोगों को दिखाएंगे बिल्कुल साफ करके, जिससे आप लोग लिख सकें अच्छे से, ठीक है। अब क्या है हमारा? कंठ और तालु दोनों से कौन से आएंगे? जो स्वर हैं हमारे कंठ और तालु से बोले जाते हैं, ए और ए, ठीक है। इसमें जो है हमारा व्यंजन कोई नहीं है। अब कंठ और ओष्ठ से ओ और औ, ठीक है, ये स्वर हो गए हमारा 2, व्यंजन कोई नहीं है। दंत और ओष्ठ से इसमें सिर्फ हमारा एक आएगा, वो है व्यंजन वर्ण, वो है हमारा वा, ठीक है, इसमें स्वर कोई नहीं है, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि व्यंजन की वर्णों के उच्चारण स्थान जो हैं कैसे आपको समझने हैं, कैसे लिखने हैं। अब फटाफट से आप लोग जो है ना इनके नोट्स बना लीजिए। अगर आप लोग बना रहे हो नोट्स, ठीक है, हमारी बात मान के आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना लीजिए। इसके आपको स्क्रीन पर बिल्कुल क्लियर दिखाया जा रहा है, ठीक है। चलिए बनाइए, आपको 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ज़्यादा देर रुकेंगे ना तो क्लास बहुत लेंदी हो जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इतने का, और फिर जो है आपका आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है हमारा कहाँ तक हो गया था? पहले नासिका तक हो गया था, अब नासिका के आगे का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ये, ठीक है। चलिए ठीक है, रुके हैं आपके लिए कुछ सेकंड्स के लिए हम, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और लिखिएगा फिर आराम से, ठीक है। आई होप हो गया होगा अब तक स्क्रीनशॉट। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं हम प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है। जो हमारा प्रयत्न का क्या अर्थ होता है? प्रयत्न का अर्थ होता है हमारा प्रयास, ठीक है। प्रयत्न का अर्थ होता है प्रयास या कोशिश। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वह एक प्रकार का प्रयत्न होता है। क्या लिखना है आपको इसमें डेफिनेशन? किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हम जो प्रयास करते हैं, उस वर्ण को उच्चारित करने का जो प्रयास करते हैं। आप लोग अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाह रहे हो बहुत सही ढंग से, तो इसकी डेफिनेशन ये लिखिए, किसी वर्ण का उच्चारण करते समय उस वर्ण को उच्चारित करने में हम जो प्रयास करते हैं उसी को हम लोग प्रयत्न कहते हैं,
ठीक है, क्या कहते हैं? प्रयत्न। फिर से बोल रही हूँ, किसी वर्ण का उच्चारण करते समय उस वर्ण को उच्चारित करने के लिए किया जाने वाला प्रयत्न, ये कोशिश या प्रयास ही क्या कहलाता है? प्रयत्न कहलाता है। ठीक है, चलिए। व्यंजन के उच्चारण में 2 प्रकार का प्रयत्न किया जाता है। जो व्यंजन का उच्चारण होता है उसमें 2 प्रकार का प्रयत्न यानी कि प्रयास किया जाता है। क्या होता है? पहला होता है अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। वर्ण की उत्पत्ति के समय, ये देखिए, वर्ण की उत्पत्ति के समय मुख के भीतर जो प्रयत्न किए जाते हैं उन्हें अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। देखिए, मुख के भीतर यानी कि मुख के अंदर जो प्रयत्न होते हैं, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं तो मुख के भीतर जो प्रयत्न हो रहा है वह है अभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है, और क्या है? अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार व्यंजन के निम्न प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, क्या है हमारे? स्पर्शी व्यंजन। अब स्पर्शी व्यंजन क्या है देखिएगा, आपके जो वर्णों के उच्चारण स्थान हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं अभी, लेकिन अगर जो आपका ये प्रयत्न के आधार पर हम व्यंजनों का वर्गीकरण कराने बैठे तो आपकी जो क्लास है ना वो 1 घंटे से भी ऊपर चली जाएगी। ठीक है, फिर जो है आप लोगों को भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, तो इसलिए अब जो ये है प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण है इसको क्या करेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग जो करवाया है उसको लिखिए, नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए अपनी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है ना तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।